और ये सोचा कि ये मेरा कर्म है, ये मेरा अर्पण है, ये मेरा दायित्व है। उस दायित्व इस अर्पण को संभालते हुए जनता के साथ सदा जुड़े रहे। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और आप पंजाब में आने पर उनका बहुत स्वागत करता हूँ। पंजाब में पहले भी वो आए हैं, परंतु यहाँ इस मंच से मैं उनका फिर से स्वागत करता हूँ। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सुरेश पंडित जी को। भारत भर की पत्रिकाओं में आपने इनके लेख देखे होंगे, सांस्कृतिक पर, सामाजिक प्रश्नों पर, किसी भी विषय पर इनका लेख हमें नए सिरे से नया विवेचन देता है। सुरेश पंडित जी भी कृपया मंच पर आसीन हों। हेतु भारद्वाज जी, जिनको आपने पहले सेशन में सुना, आजकल अक्सर पत्रिका का संपादन संभाल रहे हैं, कथाकार हैं और निरंतर सक्रिय जन आंदोलनों के साथ जुड़े हुए हैं। मैं हेतु भारद्वाज से भी निवेदन करना चाहूंगा कि वो भी मंच पर आसीन हो। अरे यहाँ आइए ना। तो हम ये महसूस करते हैं कि एक आम आदमी यदि इस तंत्र में जाता है तो उसके साथ किस तरह का सलूक, किस तरह का व्यवहार होता है। इन उपन्यासों को पढ़कर लगता है कि आम आदमी अगर अब पहले तो अपनी कोई शिकायत दर्ज नहीं करवा सकता, अन्याय, शोषण, सब कुछ उसे झेलना ही पड़ेगा। और बहुत से समझदार लोग भी उसको यही राय देते हैं कि तकलीफ उठा लो, कष्ट कर लो, उठा लो, पुलिस या कोर्ट में मत जाओ। हमारे सियाने भी हमें ये हिदायत किया करते थे कि घर बनाने की बात पर कहा करते थे, अगर किसी घर में कोई बीमार नहीं है, किसी घर में कोई मुकदमा नहीं है तो घर बन जाएगा। तो अगर किसी घर में कोई बीमार भी है और उस पर मुकदमा भी है, वो घर कभी नहीं बन सकता, तबाह हो जाए। तो इस उपन्यास में दोनों हमारे सामने हैं। गांधी ने बहुत खूबसूरत एक जगह कहा है, 100 साल पहले ही उनकी जो किताब है और आज बहुत चर्चा में है और होनी भी चाहिए, पूरे हिंदुस्तान की पत्रिकाओं में गांधी जी की उस किताब की चर्चा है। उसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की जो गरीबी है उसको उन्होंने 2 हिस्सों से जोड़ा है, एक वकीलों से और एक डॉक्टरों से। और बखूबी बहुत अच्छी बात उन्होंने गांधी जी ने तभी कही कि वकील कभी आपको इंसाफ नहीं दिलाते, वो आपके साथ जुड़े रहते हैं, आपकी पेशियां करवाते रहते हैं, अपने पेशे को संपन्न बनाते रहते हैं, अपने पैसे बटोरते रहते हैं और कभी आपको इंसाफ नहीं दिलवाते। और डॉक्टर के साथ भी उन्होंने ऐसे ही सिलसिला जोड़ा और ये सिलसिला 100 साल हो गए हमें उस किताब को आए हुए और आज तक हम इसके विकट रूपों को सामने देख रहे हैं। और इस उपन्यास में ये दोनों हैं। मैंने पिछले वर्ष में 2 महत्वपूर्ण उपन्यास पढ़े, गिरिराज किशोर जी का पहला गिरमिटिया और मित्र सेन मीत का राम राज्य। दोनों ही फलक में बड़े उपन्यास हैं। पहला गिरमिटिया लगभग 700 पृष्ठों का उपन्यास है, मित्र सेन मीत का उपन्यास उससे भी बड़ा है, लगभग 900 पृष्ठों का उपन्यास है टोटल में अगर तो। इन दो उस उपन्यास में गांधी जी की दक्षिण भारतीय, गांधी जब दक्षिण भारत में जाते हैं वहां से लेकर गांधी जी के स्वतंत्रता संग्राम तक के विवरण है। परंतु इस उपन्यास में देखता हूं कि जितने भी सवाल उठते हैं उन सवालों को लेकर हमें गांधी के पास जाना पड़ता है और गांधी से हम पूछना चाहते हैं कि इस सवाल का क्या है, इस सवाल का क्या है, और गांधी बड़े स्पष्ट ढंग से हमें हर सवाल का उत्तर देने को तैयार बैठे। गांधी हमें कहते हैं कि यदि आपके मन में दुविधा हो, संकोच हो, कोई पीड़ा हो, तो आप भारत के गरीब से गरीब आदमी के पास जाएं, आपका संकोच, आपकी दुविधा खत्म हो जाए। इस उपन्यास में जो गरीब है, जो मजलूम है, जो शोषित है, वो हमारे सामने है। हम उसके साथ अगर खड़े होते हैं तो पूरा परिदृश्य, पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान हमारे सामने, पूरे फलक के साथ हमारे सामने खड़ा होता है। पहले सत्र में आपको साफ तौर पर बहुत से मित्रों ने बताया है कि पूरे भारत में 2 तरह का विभाजन है, एक संपन्न वर्ग का, एक ऐसे वर्ग का जो पिस रहा है, दुख उठा रहा है, पीड़ा झेल रहा है, उसको सुविधाएं नहीं मिल रही। बहुत से मित्रों ने बताया आंकड़ों के हिसाब से कि भारत की कितनी प्रतिशत आबादी दुख और गरीबी में जी रही है, कितनी प्रतिशत आबादी संपन्न लोगों में है। 15-20% संपन्न लोग जो भारत के हैं उनके लिए सारी नीतियां की जाती हैं, कारपोरेट सेक्टर के हिसाब से सारा निजाम चलाया जाता है, पूरे का पूरा बजट कारपोरेट सेक्टर के अनुसार ही तैयार होता है। और रामचंद्र जोशी जी ने स्पष्ट आंकड़ों से बताया आपको कि पूरे सदन में कितने अरबपति हैं, कितने अपराधी हैं, और ऐसे में एक जनजीवन के सामान्य जन को न्याय या उसके सपनों का हिंदुस्तान कैसे मिल सकता है, ये बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। पहले आरंभ करते हुए बीज वक्तव्य में विनोद शाही ने बहुत अच्छी बातें कही लोकतंत्र उपन्यास को जोड़ते हुए,
और सवाल किया कि जब लोकतंत्र ही हमें उपलब्ध नहीं है तो उपन्यास भी हमें पूरा कहां से उपलब्ध होगा। लोकतंत्र अगर हाशिए पे है, जनतंत्र हाशिए पे है, तो उपन्यास भी हाशिए पर ही होगा। इसी तरह उन्होंने अपनी बात को, संवाद को हिंदी के साथ जोड़ा। और मैं उसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, जब हिंदी बोलने वाला अपमानित हो रहा है, हिंदी बोलने वाला धक्के खा रहा है, कष्ट उठा रहा है, तो उसकी बोलने वाली भाषा को सम्मान क्यों कर दिया जाए। इसीलिए अंग्रेजी बोलने को सम्मान दिया जाता है, अंग्रेजी में बात कहने वालों को सम्मान दिया जाता है, सभी रास्ते उनके लिए खुलते हैं, देश विदेश की सारी सुविधाएं उनके लिए उपलब्ध होती हैं, हिंदी बोलने वालों के लिए नहीं होती। तो हमारे सामने इतनी चुनौतियां खुलकर इस उपन्यास के माध्यम से आ रही हैं। हम जीवन के एक एक हिस्से को इस उपन्यास के माध्यम से जोड़ते जा रहे हैं और देखते हैं कि पूरे 60 वर्षों के जनतंत्र में जनता के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं हुआ और संपन्न वर्ग अपने रास्ते इख्तियार करता चला गया, गरीब और गरीब होता चला गया और अमीर होता चला गया, क्योंकि सरकार ने सदा उनके लिए रास्ते खुले रखे हैं, उनको सब कुछ दिया है। मिलान कुंदेरा ने एक जगह कहा था कि जीवन में हम अपने जीवन से बाहर नहीं कूद सकते, परंतु एक उपन्यास एक ऐसी विधा है जो आपको जीवन से बाहर ले जाती है और दूसरे तरह की जिंदगी जो दूसरे लोग जी रहे हैं, दूसरे लोग झेल रहे हैं, उस सब के बारे में आपको ज्ञान देती है। तो इस तरह से इन तीनों उपन्यासों के माध्यम से हम जो ज्ञान पाते हैं, जो स्थितियां हमारे सामने दी जाती हैं, एक मासूम बच्चे बंटी का कत्ल हो जाता है, पहले अपहरण होता है, फिर कत्ल हो जाता है और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होती है। पुलिस में संतरी से लेकर पुलिस कप्तान तक, जजमेंट में एक बाहर खड़े आवाजें देने वाली अर्दली से लेकर जज तक और लोकतंत्र में बड़े से बड़ी शक्ति तक, मुख्यमंत्री तक, सभी के कारनामे उपन्यास के माध्यम से आपके सामने खुले हैं। और उसमें आप पाते हो कि बंटी की हत्या का सुराग ढूंढने के लिए, जिसकी बहुत आवाज उठ रही है, सब लोग चिंतित हैं कि बंटी जैसे मासूम बच्चे का कत्ल हुआ है और उस कत्ल किसने किया, उसको, उस अपराधी को क्यों ना जेल तक पहुंचाया जाए, क्यों ना उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। इसके लिए क्या कोशिशें हो रही हैं? कोई कोशिशें नहीं हो रही। पुलिस के जितने अधिकारी हैं वो आपस में एक दूसरे से या तो बदला ले रहे हैं या एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी किसी को केस सौंपा जाता है, कभी किसी को केस सौंपा जाता है। फाइल कभी एक मेज से दूसरी मेज तक जा रही है, कभी एक मेज से दूसरी मेज तक जा रही है। और पूरे का, मैं जब इस उपन्यास का पाठ कर रहा था तो ये पाठ करते हुए मैं यात्रा में था, देहरादून की यात्रा में, तो जगह जगह मीर साहब से मेरा फोन पे संवाद होता था। तो मीर साहब उससे पूछते कि पहला जो खंड आपने पढ़ा उससे आपने क्या जाना, दूसरा खंड जो पढ़ा उससे आपने क्या जाना। जब तीनों खंड मैंने पढ़ लिए, मैंने कहा कि मैंने ये जाना कि मैं पूरे नरक के रूबरू खड़ा हूं, जिसमें से अंधेरा ही अंधेरा, कीच ही कीच मेरे सामने है और बाहर जाने का रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा। फिर मैंने इस वक्तव्य पर, जब इस पर मुझे पर्चा लिखना था, तब मैंने गौर किया। मैंने कहा मीर साहब को रास्ता इसमें दे रहे हैं मुझे, ये पूरा अंधकार नहीं है। मीर साहब हमारे अंधेरे दिलों में चिराग भी जला रहे हैं। चिराग किस तरह जला रहे हैं? बंटी के कत्ल को जनता स्वीकार नहीं कर रही, जनता पूरे के पूरे दुकानें बंद हो रही हैं। बंटी के कत्ल के लिए सब लोग जानना चाहते हैं कि किसने कत्ल किया। लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कई दिनों तक लोग बैठे हुए हैं सांस रोके कि बंटी के कत्ल का पता चले। इसका मतलब लोग जागरूक हैं, संवेदनशील हैं, उनमें करुणा है और संवेदना है, जो एक इंसान होने के लिए, एक श्रेष्ठ इंसान होने के लिए, सभ्याचारक इंसान होने के लिए बहुत बड़ा गुण है। दूसरा, अपने मित्र से मीर शुरू से ही गुरशरण जी से प्रभावित रहे और गुरशरण जी का रोल पंजाब में, आप जानते हो, ये बात आज मंच से उठनी चाहिए थी, उठी नहीं। गुरशरण जी का रोल आप जानते हैं, उन्होंने गांव जगह जगह जाकर नुक्कड़ नाटक किए, इमरजेंसी के दिनों में भी नुक्कड़ नाटक किए और लोगों को चेतना देने के लिए छोटी छोटी किताबें, पुस्तिकाएं, महत्वपूर्ण पुस्तिकाएं जारी की। उन्होंने बहुत कम लागत मूल्य पर लोगों में जारी किया और सैकड़ों, हजारों, लाखों की तादाद में उन्होंने पुस्तकें गाँवों में ले जाकर भेजी। और कहीं भी वे एक छकड़ा खड़ा करके, एक बैलगाड़ी खड़ी करके नाटक कर देते हैं और लोगों को प्रभावित करते हैं। और वहां से उठ के आने के बाद लोग एक अपने प्रश्नों से जुड़ते हैं कि किस तरह से हम ये जो हमारे ऊपर गुलामी की पंजाली हमारे गर्दन पर धरा हुआ है, जुआ जो है, इसको कैसे उतार कर फेंके, इस सवाल से रूबरू होते हैं। मित्र साहब मीर ने जब लिखना शुरू किया तो गुरशरण सिंह जी से प्रभावित हुए और ये पंजाब की कलोच चेतना की धारा थी, एक जुझारू शक्ति की धारा थी, जिससे रंग में मित्र सिंह मीर जुड़ गए और इनके प्रश्न लगातार जन चेतना के साथ जुड़ते चले गए। और उन्होंने पहले कहानियां लिखी जो कि गुरशरण जी के माध्यम से ही एक पुस्तिका के रूप में हमारे सामने आई। फिर उन्होंने उपन्यास लिखे और हर उपन्यास के बाद निरंतर
इनकी शैली में, इनके लोक जीवन में और जीवन में, इनकी परिभाषा में और जीवन को समझने में और लोगों के अनुभवों को जानने और उसको व्यक्त करने में निरंतर निखार आता चला गया। और राम राज्य के माध्यम से, और दोनों उपन्यासों के नाम बड़े सूझबूझ से उन्होंने रखे हैं। पहले का कौरव सभा के एकांत धृतराष्ट्र अब कौरव सभा पर बैठा हुआ है और आपको न्याय दे रहा है। दूसरा में उन्होंने ये रखा कि राम राज्य की परिकल्पना हम लोग बहुत करते हैं। तुलसी जी ने तो बहुत स्पष्ट शब्दों में राम राज्य को कहा, दैहिक भौतिक तापा राम राज्य का भुवने व्यापा। और राम राज्य की इतनी अच्छी चीजें उन्होंने बताई हैं तुलसीदास जी हैं, और जिसमें कि जनता को कोई कष्ट ना हो, जनता की कोई पीड़ा ना हो, राम उसके साथ खड़े हैं। और राम राज्य का नाम रखकर अंतर जितने विरोधाभास हमारे सामने उभरते हैं 3 खंडों के माध्यम से, उन विरोधाभासों को हम देखते हैं कि अगर इस युग में, जिसको कलयुग आप कहते हो, इस युग में राम राज्य होगा तो यही होगा। संवेदनाएं मर रही हैं, जो अपराधी हैं उनको कोई पूछ नहीं रहा, न्याय कहीं नहीं मिल रहा, जनता को न्याय नहीं मिल रहा, तो जनता न्याय जाए कहां, जनता कहां दस्तक दे जाकर। मैं खुद अपने अनुभव से जानता हूं, 18.5 साल एक आपराधिक मामले में मैंने गवाही दी। 19वें साल में मैंने जज मैडम से कहा कि मुझे 18.5 साल इस अदालत में आते हुए हो गए एक गवाही देने के लिए, और जो अपराधी है वो इस दौरान 3 बार विदेश की यात्राएं कर चुका है। और कहते मुझे नहीं पता। मैंने कहा आपको क्यों पता? आपको तो मुझे पता, आपको तो मेरा पता ना कि मैं गवाही देने आता हूँ। 18.5 साल एक ही केस में एक इंस्पेक्टर के साथ में गवाही दे रहा हूँ, और इंस्पेक्टर बाद में बरी हो जाता है, मुझे आकर धमकी देता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा। एक दूसरी बात मैं, अगर आपने अदालत को जानना है, मित्र से मीत के उपन्यास में तो बखूबी वो हाजिर है, और अगर आपने मित्र से मीत का उपन्यास अभी तक नहीं पढ़ा तो आप वकील के काले कोट की चमक से मत जाइए, अदालत के चमकते हुए सत्य में जयते पर मत जाइए। आप किसी अदालत के पास की एक चाय घर के पास बैठ जाइए, उसमें दाखिल हो जाइए, और वहां आए हुए ग्रामीण जो गांवों से आए हुए हैं ट्रॉली भर भर कर लोगों को लाते हैं, 2-3 उसके गवाह होते हैं, 1-2 उसके वकील से बात करने के लिए होते हैं कि ये मेरे गांव का समझदार आदमी, ये वकील से बात करेगा और मेरे केस को समझकर मुझे समझाएगा। तरसेम गुजराल जी, मेरे सामने बैठे आदरणीय मित्रों और बहनों, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर विनोद शाही के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहता हूं, जिन्होंने ये अवसर मुझे उपलब्ध कराया। अवसर तो आमतौर पर मिलते रहते हैं, लेकिन ये अवसर कुछ खास है, इसलिए मैं उनका विशेष रूप से कृतज्ञ। खास इस नाते है कि अगर वो मुझे इस बात के लिए प्रेरित नहीं करते कि मैं इस आयोजन में आऊं, तो हो सकता है कि मैं मित्र सेन मीत जी का न तो ये उपन्यास पढ़ता और न उनसे मुलाकात कर पाता, और न आज जो कुछ भी उस उपन्यास के बारे में सुनाया गया है उसको सुन पाता। मित्र सेन मीत जी के उपन्यास के बारे में बात शुरू करने से पहले मैं श्रीमती मीत की भी प्रशंसा करना चाहता हूं कि वे अपने पति की इस कृति, इस पुस्तक के बारे में जो इतनी गंभीर चर्चा हो रही है, उस गंभीर चर्चा को बहुत ही मन लगाकर सुन रही है। ये खास मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि बहुत कम लेखक इतने सौभाग्यशाली हैं को पढ़ा, और पढ़कर तो मुझे वास्तव में, ये कोई प्रशंसा की बात नहीं है, वास्तव में जिसे कहते हैं कि एक तरह का एनलाइटनमेंट मेरे अंदर हुआ कि मैं बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं
जो मैं नहीं जानता था या जिनके बारे में मेरी कुछ गलत धारणाएं थी, और मैं उसको पढ़कर एकदम मुझे ऐसा लगा कि इस पर कुछ लिखा जाना चाहिए, इसको लोगों को भी बताना चाहिए कि ऐसी भी चीज़ें लिखी जा रही हैं, चाहे वो हिंदी में सेकंड हैंड तरीके से आई हैं, शुरू में वो पंजाबी में आई, फिर हिंदी में आई, लेकिन हिंदी में भी आई है, ये एक बहुत बड़ी बात है। खास तौर पे मैं कुछ पुराने उपन्यासों को पढ़कर मैं हिंदी या पंजाबी के लेखकों के प्रति थोड़ा सा थोड़ी झुंझलाहट होती थी मुझे, थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता था कि लोग एक एक विषय को लेकर इतनी गंभीर बातें और इतनी अंदर तक की बातें निकाल लाते हैं, और हमारे यहाँ हिंदी और पंजाबी के लेखक जो हैं वो ऊपर ऊपर की सतही बात करके ही अपने कर्तव्य की इतिश्री कर देते हैं। इस बारे में मुझे याद है कि रूसी एक उपन्यासकार थे अलेक्जेंडर क्यूप्रिन। अलेक्जेंडर क्यूप्रिन ने एक नॉवल लिखा, आप ये देखेंगे कि एक ही नॉवल से वो आज तक जीवित है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप 10, 20, 50 किताबें लिखें तभी आप कालजयी हो सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक चीज से ही अपने आप को अब तक जीवित बनाया हुए है। हाँ, उस नॉवल का नाम था यामा दी फिट द हेल होल, और इसका हिंदी में मैंने उसमें तो नहीं पढ़ा था, हिंदी में उसका अनुवाद पढ़ा, बहुत पहले आया था, गाड़ी वालों का कटरा। इतना मार्वलस नावल है वैश्याओं के जीवन पर कि मैं समझता हूं कि आज तक उस विषय को लेकर इतना गहराई में जाकर लिखा गया नावल आज तक मुझे पढ़ने को नहीं मिला है। बताया जाता है कि उसका जो लेखक था वो स्वयं 6 महीने तक उन वैश्यालयों में बाकायदा रहा, और उसने उन हर चीज को बहुत गहराई से देखा और तब उसका वर्णन किया। हमारे लोगों में इतनी पेशेंस नहीं है, वो फार्मूलों को तो देख सकते हैं या इधर उधर से चीजें लेकर अपनी कथा वस्तु गढ़ सकते हैं। उसके लिए जितना ग्राउंड वर्क करने की जरूरत है वो उससे कतराते हैं। 1-2 नॉवल मुझे बंगाली में भी मिले। एक रंगरूट था, एक वरेन बसु लेखक थे, उनका नावल था रंगरूट। वो रंगरूट में उसने फौजी जीवन, सैनिकों का जो जीवन है, उस जीवन का बहुत बढ़िया वर्णन किया। एक और नावल है जिसके लेखक का नाम मुझे अब याद नहीं है, वो था रात का राजा। और आप देखिए कि उसमें चोरों के बारे में, चौर्य शास्त्र जो हमारा एक शास्त्र है, उस शास्त्र में कितने प्रकार से सैंध लगाई जा सकती है, कितने तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाकर उनकी चोरियां की जा सकती हैं, इसका इतना विस्तार से और इतना गहराई से वर्णन किया है कि आश्चर्य होता है। उन सब चीजों को देखते हुए मुझे ये लगता था कि हमारे यहाँ नहीं है और ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। मुझे मिला और वो वाक्य जो था वो मुझे बहुत अपील किया उस बात के लिए। वो वाक्य मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। वो है, राइटिंग इज एन एक्ट अगेंस्ट फॉरगेटिंग। राइटिंग इज एन एक्ट अगेंस्ट फॉरगेटिंग। अर्थात जो चीजें मनुष्य भूलता जा रहा है,
या जिन चीजों को मनुष्य की स्मृति से विलोपित किया जा रहा है। लेखन एक ऐसा काम है जो उन चीजों को स्मृति में बनाए रखता है और उस विलोपन की जो प्रवृत्ति है, उसको भुलाए जाने की जो प्रवृत्ति है, उसका प्रतिकार करना। ये वाक्य मैं इसलिए आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि दोस्तों, आज हम जिस स्थिति में से गुजर रहे हैं, जिस दौर से गुजर रहे हैं, वहां संगठित और सुनियोजित तरीके से हम लोगों के जो ऐसे जीवन मूल्य हैं जो हमको आदमी से इंसान बनाते हैं, जो हमारे मनुष्यता को परिभाषित करते हैं, उन मूल्यों को धीरे धीरे विस्थापित किया जा रहा है, उन मूल्यों को हमारे जीवन से निकाला जा रहा है। इस बारे में एक छोटी सी कहानी पिछले दिनों एक बहुत अच्छे लेखक, हिंदी के लेखक की मैंने पढ़ी। मैं उसको बहुत ही संक्षिप्त में बताता हूँ। एक कोई विधवा है, बहुत गरीब है, उसका एक बेटा है। वो बेटा बहुत होनहार है, लेकिन विधवा उसको पढ़ाने का उसके पास कोई जरिया नहीं है, लेकिन फिर भी वो किसी तरीके से कहीं चौका बर्तन करके या कोई छोटे मोटे काम करके वो उसको पढ़ाती है। और बच्चा चूँकि बहुत पढ़ने में होशियार है, धीरे धीरे वो फिर स्कॉलरशिप वगैरह लेकर वो पढ़ता जाता है और आखिर में वो बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी में टॉप करते हुए वो MBA की डिग्री ले लेता है। उसके पास बहुत अच्छे कपड़े नहीं है कि वो सर ढककर, जैसे मल्टीनेशनल कंपनियों के इंटरव्यू में लोग बाग जाते हैं, उस तरीके से तैयार होकर जाए। वो केवल इतना सा काम करता है, सर्दियों के दिन है, वो कहीं से एक सेकंड हैंड कोट खरीदता है और वो उसको पहनकर जाता है। रहा है और दुखी है, तो वो अपना कोट उसको उतार कर उसके ऊपर डालते हैं और डालने के बाद वो वहाँ चला जाता है। और भी 10-5 लोग वहाँ इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं। वो भी पहुँचता है, वो बिल्कुल अलग सा ही दिखाई देता है। वो तो कपड़ों से दिखाई दे रहा था, खैर, लेकिन उसे कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता। वो जानता है कि मेरे में योग्यता तो है, कपड़ा नहीं है तो कोई बात नहीं है। वो इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाता है, वहाँ उससे खूब प्रश्न किए जाते हैं और वो सब प्रश्नों का बहुत बढ़िया जवाब देता है। सारे वहाँ के जो एक्सपर्ट्स लोग हैं वो सब बहुत प्रसन्न होते हैं और आखिर में जब वो चलने लगता है तो वो बोर्ड के जो डायरेक्टर हैं वो उनसे एक सवाल पूछते हैं कि क्या आपको सर्दी नहीं लगती? तो वो लड़का कहता है सर्दी तो लगती। और फिर वो ये बता देता है कि मैंने इस तरीके से एक कोट खरीदा था, बीच में मुझसे भी ज्यादा जरूरत का एक आदमी मिला, मैंने उसको दे दिया। यहाँ पे वो इंटरव्यू खत्म हो जाता है, वो आ जाता है, उसे लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि बातें सारी मैंने ठीक की हैं। बाद में जब वो डिस्कशन होता है अंदर, तो सब वो पूछते हैं डायरेक्टर बताइए क्या है, कैसा है। सब एक मत से ये कहते हैं बहुत बढ़िया है। लेकिन डायरेक्टर आखिरी बात ये कहता है कि हम लोगों को ऐसे आदमियों की जरूरत नहीं, हमें तो आज ऐसे आदमियों की जरूरत है जो दूसरों की चीजों को हमारे यहाँ ले आए, न कि अपनी चीजों को बांटते। यहीं जाकर वो कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, मैंने ये कहानी इसलिए सुनाई है कि जहाँ इस तरीके से मूल्यों को विस्थापित किया जा रहा है और प्रतिस्पर्धा, हर कीमत पर सफलता
आगे बढ़ना, गलाकाट प्रतियोगिता, जहाँ इन मूल्यों को स्थापित किया जा रहा है। और उन मूल्यों को हम लोग खास तौर पर, जिसका सुबह चर्चा हो रही थी मिडिल क्लास के लिए, वो उन मूल्यों की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं। वो ये चाहते जा रहे हैं कि हमारे बेटे भी इस तरह की जो सोसाइटी बन रही है उस सोसाइटी में फिटिंग हो और आगे बढ़े। तो ऐसे दौर में मैं ये मानता हूं कि अगर उन मूल्यों को बचाए रखने की कोशिश में अगर कोई लगा हुआ है तो वो साहित्यकार, वो लेखक ही। और उन लेखकों में से एक लेखक का नाम मैं मित्रसेन मीत के रूप में आपके सामने रखता हूं। वजह यह है कि वो अपनी इस किताब के जरिए साफ साफ ये दिखाते हैं कि किस तरीके से एक दूसरे का शोषण करके आदमी आगे बढ़ना चाहता है, और वो सारी दया माया सब चीजों को एक तरफ रखकर वो अपनी सफलता चाहता है। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि इस उपन्यास का जो मित्रसेन मीत ने जो समेकित उपन्यास का जो नाम दिया है राम राज्य, मुझे लगता है कि ये उन्होंने बहुत ही सोच समझ कर दिया है। तुलसीदास की एक चौपाई है कि राम राज्य दुख काहू न व्यापा। राम राज्य में किसी को दुख नहीं था, किसी को दुख व्याप्त नहीं होता था। मित्रसेन मीत के इस उपन्यास का जो राम राज्य है, इसमें उस दुख की जगह सुख ने ले, यानी इस राम राज्य में किसी को सुख नहीं, सब दौड़ में लगे हुए हैं, सब पैसा, वैभव, सफलता, शक्ति, सत्ता, इनको पाने में लगे हुए हैं, और इनको पाने के बावजूद भी वो सुखी नहीं। दोस्तों, सबसे पहला उपन्यास का जो खंड है या जो उपन्यास का एक भाग है तफ्तीश। तफ्तीश में आप ये देखेंगे कि वहाँ एक अदना से अदना जो सिपाही है, उस सिपाही से बात शुरू होती है, जो पुलिस महकमे का एक प्रतिनिधि है। और वहाँ से बात शुरू होते होते तरह तरह के विभिन्न पदों पर रहने वाले अधिकारियों तक होती हुई वो सत्ता के जो सबसे बड़े अधिकारी मुख्यमंत्री तक जाती। और उनमें जो अलग अलग जो चरित्र आए हैं वो अलग अलग है, लेकिन वो अलग अलग चरित्र होते हुए भी सब मिलकर अपने वर्ग का एक चरित्र बनाते हैं। पुलिस वाले चाहे ऊपर के हों चाहे नीचे के हों, सबको जब सबके चरित्रों को जब हम एक करके एक कोलाज बनाते हैं तो उस कोलाज से जो चित्र हमारे सामने आता है वो पुलिस का चित्र आता है। इसी तरीके से मुख्यमंत्री और दूसरे राजनेताओं के चरित्र को देखकर भी वहाँ भी हमको आधुनिक राजनीति या वर्तमान राजनीति का चेहरा सामने आता है। दोस्तों, मुझे कई बार ये भी लगता है कि सुबह भी ये बात उठी कि पुलिस का चेहरा बहुत ही घटिया, बहुत ही घिनौना, बहुत ही क्रूर,
बदकार, इस तरह का दिखाया गया है। लेकिन मुझे ये लगता है कि वो पुलिस वाला जो है वो शोषक ही नहीं, वो इस व्यवस्था में शोषित भी है। वो जितने पाप कर्म करता है पैसा इकट्ठा करने के लिए या ऊपर जाने के लिए या और किसी काम के लिए, तो वो सब अपने लिए नहीं करता, उसको वो चीजें ऊपर तक पहुंचानी पड़ती हैं, और वो अगर नहीं पहुंचाता है तो उस व्यवस्था में फिट हो ही नहीं पाता। तो जैसा वर्मा जी सुबह कह रहे थे, वास्तव में ये है कि पुलिस में आने से पहले, रंगरूट बनने से पहले, वो व्यक्ति तो आप और हमारे जैसा ही था। उसको तो वहां जाने के बाद धीरे धीरे व्यवस्था ने उस तरीके से ढाल दिया कि अगर तुम ऐसा नहीं बनोगे, अगर तुम पैसा नहीं लोगे तो तुम ऊपर पैसा नहीं पहुंचाओगे, ऊपर पैसा नहीं पहुंचाओगे तो तुम्हारा यहाँ पर रहना या तुम्हारे आगे की उन्नति और जो बाकी जो कुछ भी हो सकते हैं वो सब समाप्त हो जाए। इसलिए अगर हाशिए पर बैठना है या बिल्कुल नाकारा होकर बैठना है तो ठीक है, आप अपने आदर्श को रखिए, अन्यथा आपको इस तरीके से होना पड़ेगा। आगे चल के मुख्यमंत्री का जो चरित्र आता है, मुख्यमंत्री का चरित्र केवल वो पंजाब के ही मुख्यमंत्री होंगे जहां तक मैं समझता हूं, वो पंजाब के ही मुख्यमंत्री नहीं, सारे मुख्यमंत्रियों का चरित्र ऐसा ही है। उनको इससे कोई परवाह, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बंटी का अपहरण हो गया है, और अपहरण रोज होते रहते हैं, बलात्कार भी होते रहते हैं और दुनिया भर के काम होते रहते हैं। उनको तो उससे थोड़ी चिंता या थोड़ी परेशानी इसलिए होती है कि वो उनके चुनाव क्षेत्र में हो रहा है, और उनके चुनाव क्षेत्र में होने से जो जन आक्रोश थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, उससे उनका भविष्य प्रभावित हो सकता है। इसलिए वो तुरंत वहां जाते हैं, और तुरंत वहां जाकर वो, आप देखिए कि आपको भी कभी कभी ये हंसी आती होगी जब आप अखबारों में पढ़ते हैं कि कोई भी बाढ़ आई, कोई भी आग लगी, कोई भी दुर्घटना हुई, सबसे पहला काम मुख्यमंत्री का, ऊपर तक प्रधानमंत्री का भी काम यही है कि पहला काम जांच कमेटी बिठाई जाएगी, जांच करवाया जाएगा। दूसरा काम, अगर आप ये कह रहे हैं कि फला अफसर इन लोगों ने अगर ये गड़बड़ किया है, ठीक है, उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तीसरा काम, मुआवजा मांगा जाएगा। ये तीन काम हर दुर्घटना में हर मुख्यमंत्री, हर ऊपर का प्रधानमंत्री तक ये काम करता है, और इसी से ही लोग बाग फिर इसमें लग जाते हैं कि भाई जो पीड़ित लोग हैं वो इसमें लग जाते हैं कि भाई हमको मुआवजा मिला या नहीं, हमको ये हो, और बाकी लोग ये समझते हैं कि इसके अलावा और क्या किया जा सकता है। मरने वाला तो मर गया, अब आप पैसा लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। लेकिन इसमें जो पुत्रवधू का चरित्र है, जिसकी तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान गया है, मुझे वो चरित्र बहुत अच्छा लगा। वो इसलिए लगा कि वो पहला काम ये करती है कि जब लोग बाग उससे कहते हैं, बड़े मुख्यमंत्री आ रहे हैं, आपके घर आ रहे हैं और आपसे मिलेंगे, तो मीडिया वाले जैसे, और मीडिया वाले कहते हैं आप जरा कपड़े वपड़े अच्छे तरह पहन लीजिए, और ये जो उदास सा चेहरा बना रखा है, रोनी सा, ये मीडिया में अच्छा नहीं आएगा, तो आप ठीक ठाक होइए। वो मना कर देती है कि मुझे दिखावा नहीं करना, मेरा बेटा जो घटना हुई है, आप उसके सम्मान को आगे चलकर बढ़ा सकती है। ये एक बहुत बढ़िया उदाहरण वो अपने उससे देती है।
अपराधों का, विभिन्न प्रकार के अपराधों का जो ग्राफ वो ऊपर उठना, अपराध पहले भी होते थे, लेकिन अब ये अपराध अलग अलग तरीके के अधिक मात्रा में होने लगे। कारण क्या है कि एक तो बार बार ये कहा जाता है कि भाई औपनिवेशिक ये पुलिस थी, हमने इसको जोका तो हमने रख लिया और इसके चरित्र को नहीं बदला। मैं ये पूछना चाहता हूं कि चरित्र कौन बदलता? पुलिस के चरित्र को कौन बदलता? पुलिस के चरित्र को सरकारें बदलती, पार्लियामेंट बदलती। आम आदमी का तो न पहले पूछा जाता था न आज पूछा जाता है। वो क्यों बदलते? फायदे की चीज को क्यों बदलेंगे? उन्होंने नहीं बदला। और आज आप ये देख रहे हैं कि जितने लोग, पुलिस के लोग वीआईपी को सुरक्षा देने में लगे हुए हैं, उनके मुकाबले में आम आदमी की सुरक्षा के लिए कितने, मैं ये मानता हूं कि एक ऐसा वीआईपी जिसको Z+ की सुरक्षा मिली हुई है, अगर उसके सारे लवाजमे को उठाकर आप जनता के काम में लगा दें तो कम से कम 1000 आदमियों की सुरक्षा गारंटीड हो सकती है। लेकिन शुरू में ही बताया है आपके तफ्तीश में कि वहाँ सारे लोग 4 मिनिस्टर आए हुए हैं उसकी सेवा में वहाँ केवल दो सिपाही था। 2 सिपाहियों के भरोसे सारा शहर है और बाकी के सारे लोग जितने भी 150 लोग हैं वो सारे के सारे मिनिस्टरों की। तो ये तो स्थिति है। इस वजह से होता क्या है कि अपराधों का बढ़ना स्वाभाविक है और उन अपराधों के बढ़ने में पुलिस ने ये मान लिया है कि हमें इन लोगों को खुश रखकर हम ठीक रह सकते हैं। अपराध तो होते रहते हैं और 4 दिन बाद लोग भूल भी जाते हैं, रो पीट के खत्म हो जाता है। तो पुलिस ने इसको दोहरा फायदा उठाने का, इसको एक माध्यम बनाने का, वो अपराधियों से भी पैसा लेती है और उत्पीड़ितों से भी पैसा लेती है। आप देखिए कि चोरी एक गरीब के घर में चोरी हो जाएगी उसका कोई पता नहीं है, लेकिन एक हेमा मालिनी के घर में जैसे चोरी हुई उसका पता लग गया, पकड़ लिए गए। तो ये जो चरित्र है कि जिसमें आम आदमी, मैं अभी ये भी सोच रहा था जो सुबह अपने इसका विषय जो चुना गया था कि हाशिए पर जनतंत्र, मुझे लगा कि ये जनतंत्र की बजाय अगर हम इसको अभिजनतंत्र कहें तो हाशिए पर जन चला जाएगा, अपने आप ही चला जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे कि जितनी नीतियां आज बन रही उन नीतियों में सब में जन को बल्कि हाशिए से भी निकाल देने की कोशिशें हो रही। उस जन की जरूरत केवल इतनी रह गई, वो उसको उपन्यास में तोड़ा और वो तोड़ते तोड़ते उस ढांचे को मित्रसेन मीत ने इतना ज्यादा तोड़ दिया है या इतने उस टॉपटे को इतनी अलग डिसइंटीग्रेट कर दिया है। न्याय और पुलिस की क्या हालत है ये तो मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन जेल के बारे में मैं जरूर ये कह सकता हूँ कि जो देश अपने आप को सबसे ज्यादा सभ्य, सबसे ज्यादा विकसित और सबसे ज्यादा मानवाधिकारों का रक्षक घोषित करता है, दावा करता है, वो
इराक के युद्ध बंदियों के साथ ग्वांटेनामो और अबू गरीब की जेलों में क्या करता है ये आप सब लोगों को पता है। इससे मुझे लगता है कि जेल हमारे यहाँ ही खराब नहीं है, जेलों का सारी दुनिया की जेलें जो हैं और उनमें जो काम करने वाले लोग हैं वो एक ही है। इसीलिए आज कोई लोकल जैसी चीज नहीं रही है, लोकल आज ग्लोबल बन गया है। आप ये कहें कि ये यहीं की चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो कुछ है वो भारत के दूसरे राज्यों में भी है और भारत से बाहर के देशों में। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बात को हर एक ने ही ये कहा है, मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से कहना चाहूँगा कि इसका हिंदी में अनुवाद आना बहुत बड़ी बात है और इससे उनको उनके पाठकों और उनके प्रशंसकों की जो संख्या है वो हिंदी पट्टी में भी पहुंची है और ज़्यादा पहुंचेगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये चाहूँगा कि इसका अनुवाद अंग्रेजी में भी होना चाहिए। अंग्रेजी में जो भी भारतीय लेखक लिख रहे हैं और प्रशंसा पा रहे हैं, और प्रशंसा ही नहीं बल्कि तरह तरह के बुकर और नोबेल और दूसरे प्राइज पा रहे हैं। मुझे लगता है, मैं बहुत ज़्यादा, बल्कि मुझे तो बहुत ज़्यादा विश्वास कि अगर ये अच्छे ढंग से अगर इसका अनुवाद अंग्रेजी में होता है तो निश्चित रूप से ये विश्व साहित्य की एक बहुत अच्छी, बहुत बड़ी कृति बन सकता है। इस बारे में हमको बहुत ही गंभीरता से सोचना है। ये न मिले प्राइज न मिले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि लोगों को ये पता लग सकता है कि इस तरह का लेखन भी हिंदुस्तान में हो रहा है। क्योंकि अरुंधति राय की किताब हो, विक्रम सेठ की किताब हो, दूसरी जो किताबें उनको आप पढ़िए और उसके मुकाबले में इसको पढ़िए। आप ये देखेंगे कि हालांकि ये हो सकता है कि वो उनके एजेंडा को शूट करते हो, इसलिए उनको मान्यता मिली हो, लेकिन उनके मुकाबले में ये किताब 19 नहीं बैठेगी, 20